हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन हमने सारा पढ़ लिया था, रीड कर लिया, इस चैप्टर को हमने समझ लिया था अच्छे से। हम आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम इस चैप्टर की की टर्म्स देख लेते हैं। तो की टर्म्स में फर्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि ऐसा प्रेशर जो किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाए, एटमॉस्फेयर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो की टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर जो हवा है, उस हवा की वजह से, उस एयर की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो एयर अराउंड अस, जो हमारे अराउंड, हमारे चारों ओर जो एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप बोलो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट की टर्म इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जब हमने पढ़ा था उसमें हमने तीन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे, दो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक मस्कुलर फोर्स पढ़ा था एंड वन इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उन दोनों में क्या था? जो फोर्स, जो बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही थी और जिस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही थी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट इंटरेक्शन में थे, कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है, इसलिए उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की टर्म में क्या लिखोगे आप? फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट की टर्म इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो हमने क्या कहा था कि ऐसा फोर्स जो चार्ज की वजह से एग्जिस्ट हो, यानी कि एक बॉडी चार्ज और दूसरी चार्ज भी हो सकती है और अनचार्ज भी होती है। ठीक है, तो एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So electrostatic force is the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body। एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी किसी चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका एग्जांपल हमने क्या किया था? हमने ये बोला था कि कोई कॉम्ब लिया हमने और उस कॉम्ब को अपने हेयर में रब किया था हमने, एंड देन उस रब्ड कॉम्ब को हम जो है छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लेकर गए। तो हमने ये देखा था कि वो जो रब्ड कॉम्ब था उसने जो है पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, अट्रैक्ट किया था। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि रब करने के बाद जो कॉम्ब था वो चार्ज हो गया था और जो पेपर के पीसेस थे वो अनचार्ज थे। तो चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, फोर्स एक्सर्ट किया था, तो उस फोर्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा था। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रही, इसीलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ये टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट की टर्म इज फोर्स। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ही फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आई होप आप सबको याद भी होगी वो। तो फोर्स हमने क्या बोला था? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी बॉडी के ऊपर जो पुश और पुल होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। की टर्म्स में क्या बोल रहे हैं? अ पुश और पुल अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है और उसमें जो पुश और पुल वहां पे अराइज हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? सिंपली आप पढ़ोगे अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये चार की टर्म्स हमने कौन कौन सी पढ़ ली अब तक? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर और एयर अराउंड अस। सेकंड हमने पढ़ी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से फोर्स, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड हमने फोर्थ इसमें पढ़ा फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट की टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट की टर्म इज
फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था जब दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग ईच अदर, यानी कि दो सरफेस ऑब्जेक्ट्स के जो दो सरफेस एक दूसरे को रब कर रहे हैं तो उस वहां पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग ईच अदर उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स जैसे हमने इसमें बताया, जब हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में चैप्टर में पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम जो अर्थ पर मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो भी किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, और इस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम डीप में थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रिक्शन से ही है। ठीक है, तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग ईच अदर उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट की टर्म इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जो अर्थ, मून, सन, ये प्लैनेट्स हैं वो सभी उनका क्या होता है, उनके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लिखोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है उसको आप क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। नेक्स्ट की टर्म इज ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स हर। अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो जो वो फोर्स वहां पर काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर, द फोर्स बाय विच द अर्थ pulls each object towards it is called gravity. Next की term is magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यानी कि जब कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर देखो, क्या मैग्नेटिक फोर्स जब लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, तो क्या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है? नहीं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए किसका टाइप है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों किसके टाइप है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप है। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, एन अप्लाइड फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स। एक अप्लाइड फोर्स होता है जिसको अप्लाई किया जाता है और एक्सर्ट किया जाता है ये मसल्स के द्वारा। तो मसल्स के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और इस फोर्स में जो दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। एग्जांपल के लिए आप पैडलिंग ऑफ साइकिल बोल सकते हो। ठीक है, तो जो पैडलिंग ऑफ साइकिल होती है उसमें साइकिल के पैडल जो होते हैं और हमारे फुट जो होते हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और वो अप्लाइड मस्कुलर फोर्स भी है। तो ये मस्कुलर फोर्स किसका टाइप है, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप कौन कौन से, एक फ्रिक्शन एंड एक मस्कुलर फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट के टाइप कौन कौन से, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी की टर्म्स यहाँ पर पढ़े, आप फ्रिक्शन पढ़ा। फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी क्या होता है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ऐसा वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ जो है हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, एन अप्लाइड फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं
सोल्ड एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दी थी, वो आपने सॉल्व कर ली होगी, उसको अच्छे से लर्न भी किया होगा। अब हम जो अनसोल्ड एक्सरसाइज हैं उसको करते हैं। पहला ए पार्ट हम करते हैं। ए पार्ट में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आपने बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। देखो जैसे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको फोर्स की डेफिनेशन सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, आपको याद भी होगी। आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखना है, फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो आपने आंसर भी यही लिखना है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। क्लियर। अब पुश और पुल जो होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, फोर्स होता है। आप ये भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड फोर्स लिखते हो, डायरेक्ट फोर्स भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहां तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर आपने देने हैं। तो व्हाट इज फोर्स, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का पुश यानी कि धकेलना एंड पुल खींचना जो है उसको क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। फोर्स मींस क्या होता है हिंदी में, बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि एक फोर्स जो है मान लो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तब क्या होता है ये हमने बताना है। देखो जब हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ठीक है, उस टाइम पे हमने क्या कहा था, मान लो हमने एग्जांपल की हेल्प से समझा था कि कोई बॉक्स लिया हमने, ठीक है, उस बॉक्स को मैं यहां से मैं उसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, पुश कर रहा हूं तो वो उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से भी कोई उसको पुश कर रहा है मेरी तरफ, अब मैं उसको उस तरफ पुश कर रहा हूं, दूसरी तरफ से कोई और जो पर्सन है वो उसको मेरी तरफ पुश कर रहा है, तो क्या ना तो वो उधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है वहां पर जो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो कम हो रहा है, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो कम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं भी इधर से ही फोर्स लगा रहा हूं, दूसरा कोई पर्सन है वो भी इधर से ही फोर्स लगा, तब क्या होगा, वो फोर्स ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स करते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, कम हो जाता है मैग्नीट्यूड, और जब एक के डायरेक्शन से करते हैं फोर्स तो वो फोर्स जो है ऐड अप हो जाता है और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका वेरी शॉर्ट में आप आंसर क्या दोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द force get decrease। मैग्नीट्यूड जो होता है फोर्स का वो डिक्रीजेस, कम हो जाता है, ठीक है। when what happens when two forces act in opposite direction, जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे तब मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आपने नाम बताना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी थी, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो थी एक दूसरे के डायरेक्ट डायरेक्शन में थी, तो जब वहां पर फोर्स लगा था उसको हमने कॉन्टैक्ट फोर्स बोला था। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तब हमने उस फोर्स को क्या बोला था, नॉन कॉन्टैक्ट बोला था, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी, हमने दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे, वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज द फ्रिक्शन फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने तीन फोर्सेस पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही कुछ इसमें नाम देने आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, उनको एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और सिर्फ आपने नाम बताने हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। तो फर्स्ट वन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force and third one is gravitational force।
ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने कौन कौन से पढ़े थे? मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमने कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन करा? व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सेकंड हमने क्या करा? व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन? क्या होता है जब दो फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तब क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है फोर्स का गेट डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड जो होता है अमाउंट जो वैल्यू होती है फोर्स की वो कम हो जाती है। ठीक है, नेम सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के नाम बताने चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। फोर्थ क्वेश्चन इज a large amount of atmospheric pressure acts on us, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक्ट्स ऑन अस, हमारे ऊपर लग रहा है, काम कर रहा है, बट वी डू नॉट एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट। इसका प्रभाव, इफेक्ट जो है हमें क्यों एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्यों फील नहीं होता? व्हाई पूछा है, क्यों? ठीक है, तो देखो पहली बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता होना चाहिए क्या होता है। हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर या फिर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर, हम जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो हमारे ऊपर भी एक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हमें वो फील क्यों नहीं होता? हमें उसका प्रभाव फील क्यों नहीं होता? अब किसी चीज पर फोर्स अगर लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव उसको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बल लगेगा, जोर लगेगा। अब हमारे ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता? व्हाई, इसलिए रीजन पूछा है। अब देखो हमने क्या करा, सॉलिड्स में प्रेशर होता है, ऐसे ही लिक्विड्स एंड गैसेस में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके लिए हमने 2-3 एक्टिविटी देखी थी। तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? फ्लूइड्स भी हैं, लिक्विड है यानी कि, एंड गैसेस भी हैं, तो उनकी वजह से प्रेशर जो है वो लग रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो जो प्रेशर होता है जो एक्सर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रेशर जो है क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और उसी वजह से क्या है, हमें वो फोर्स जो है फील नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम फील नहीं करते। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर नलिफाइज मींस बैलेंस कर देना, जीरो कर देना, नलिफाइज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस। तो हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमारी बॉडी का जो प्रेशर है इनसाइड का, वो नलिफाई कर देता है, जीरो कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? द प्रेशर, बिकॉज से स्टार्ट करोगे आप इसका आंसर, बिकॉज, वाई पूछा है इसने, तो आप आंसर लिखोगे बिकॉज द प्रेशर inside our body nullifies means जीरो कर देना, nullifies the atmospheric pressure exerted on us, clear? तो a large amount of atmospheric pressure acts on us but we do not experience its effect. Why? Because the pressure inside our body, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, that pressure nullifies means जीरो कर देना या बैलेंस कर देना, the atmospheric pressure exerted on us, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, एक्ट कर रहा है, उस प्रेशर को, जो हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो नलिफाई कर देता है, जीरो कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ए टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो क्या है? व्हाई डज अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड इवेंचुअली कम टू रेस्ट, यानी कि एक बॉल मूव कर रही है, ठीक है,
ग्राउंड के ऊपर, वो अचानक क्या करती है, रुक जाती है, धीरे धीरे, इवेंचुअली मींस ग्रेजुअली या धीरे धीरे, प्रायतः रुक जाना, ठीक है, प्रायतः हो गया, कम टू रेस्ट मींस रुक जाती है। रेस्ट का मतलब कहते हैं, रेस्ट कौन सी पोजीशन होती है, जब स्पीड जो ऑब्जेक्ट की 0 हो जाती है, तब हम उस पोजीशन को क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट की पोजीशन है। क्लियर? तो वो बॉल जो है चलते चलते अचानक से क्यों रुक जाती है, क्यों? क्योंकि हमने जब पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था, तो हमने इसका एग्जांपल दिया था कि कोई बॉल मूव कर रही है, वो इवेंचुअली रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि जो बॉल का सरफेस है और अर्थ का सरफेस है, उन दोनों के बीच में क्या है, देखो रब हो रही है, वो एक दूसरे के उसके ऊपर, अगर अर्थ के ऊपर बॉल चल रही है तो वो रब हो रही है वहां पर, और रबिंग जब होती है तब क्या वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस पे, और उसी की वजह से, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये भी हमने पढ़ा था, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और अपोज करता है किसका, मूव करने का पोल के, ठीक है, इसलिए वो पोल जो है रेस्ट पर आ जाती है। आपने इसका वेरी शॉर्ट में क्या आंसर देना है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, जो बॉल मूव कर रही है और ग्राउंड के ऊपर, वो इवेंचुअली कम टू रेस्ट रुक जाती है। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन आप लिखोगे, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? तो why does a ball moving on the ground eventually come to rest? Due to friction. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो बॉल रुक जाती है, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज का ए पार्ट जो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं। तब आप इन वीडियोस को देखिए और एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। आप अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।